हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, एज यू ऑल नो डैट कि हम लोगों ने जो यूनिट कंप्लीट कर ली है वो आपकी पेपर 3 की यूनिट फर्स्ट है। तो उसके रिगार्डिंग ना हम एक छोटा सा आपका टेस्ट लेने जा रहे हैं। टेस्ट लेने का मतलब ये है कि जैसे आपने आपकी जो यूनिट 1 है पाठ्यचर्या के मूल आधार, ठीक है, सीरियल वाइज हमने आपको इसका चैप्टर 1 जो कि आपका बाकी पाठ्यचर्या क्या क्या संकल्पना, क्या अर्थ, क्या स्वरूप होती है, कोर पाठ्यचर्या क्या होता है, प्रक्षण पाठ्यचर्या क्या होता है, ये सब हमने आपको यूनिट 1 के चैप्टर 1 के अंतर्गत पढ़ाया। उसके बाद में हमने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं और उनका डिटेल हम लोगों ने एनालिसिस किया। ठीक है, इतना करने के बाद में पाठ्यचर्या का शिक्षक के साथ में क्या रोल होता है, साथ में प्रभावी शिक्षण के लिए, एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए करिकुलम का क्या रोल होता है, आपने हमारे साथ में ये तीसरा चैप्टर पढ़ा। इसी के साथ में जो आपका चौथा चैप्टर था वो आपने पढ़ा कि पाठ्यचर्या विकास में एक टीचर की क्या भूमिका होती है। अब इन चारों चैप्टर्स से जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस ये मान के चलिए आज के सेशन में होने वाले हैं। 48 क्वेश्चंस होंगे टोटल। ठीक है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 48 49 हो सकते हैं। देखिए, पूरे 50 करवा देंगे हम, 2 क्वेश्चन अपने एंड से पूछ लेंगे। ठीक, 50 क्वेश्चंस पूरे होने वाले हैं और इन 50 में से आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? इफ़ यू आर रेडी देन गो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। उसके अलावा आपको सेशन को लाइक कर देना है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। उसके अलावा हमने आपको बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं कि पेपर 3 के आप लोगों के लगभग 700 से ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन है आपके पीजी पॉइंट ऐप पे। अगर आपने अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डालिएगा। पासवर्ड अगर अपना पुराना भूल भी गए तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, हम आपकी टीम के सर से बात करवा देंगे। वो आपके अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से पेपर 1 का, पेपर 3 का सारा आप अपना कुछ नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करेंगे आज का आपका पहला क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 1 का रहने वाला है ना। तो एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन हम ना अपने एंड से आप लोगों से पूछ लेते हैं। और क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, बाकी सारे रिटर्न फॉर्मेट में, पहला क्वेश्चन मिसिंग है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हम थोड़ा सा लिख करके आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला है आपका कि पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम जो है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, करिकुलम शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन जो ए है आपका वो है विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का साधन। समझिएगा आप, विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का साधन। ठीक, अब समझ जाइएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ऑप्शन बी है आपका दौड़ का मैदान। क्या है? दौड़ का मैदान। ठीक है, ऑप्शन सी है जो आपका वो क्या है, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यानी कि पाठ्यचर्या जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, यानी कि करिकुलम जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है कि विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, दौड़ का मैदान है, या फिर इनमें से दोनों, ये दोनों ही सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं मैम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अब यहाँ से आपको रिटर्न फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मिसिंग था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, पाठ्यचर्या के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। शैक्षिक क्रियाएं हैं, रुचि कार्य है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, या फिर ये सभी है। प्रश्न संख्या 2 बताइए फटाफट से। अगर आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमसे वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, वहाँ मैसेज करिए। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हमने आपको सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत है जो नहीं सॉल्व आउट हो रही है तो उसके लिए हमने आपको अपनी मेल आईडी भी दे रखी है। वेरी गुड, जो बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी, ये सभी उनका एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, प्रच्छन्न को कहते हैं हिडन। तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? रेमंड हार्ड ने की थी, फिलिप जैक्सन ने की थी, थॉमस सिल्वा ने की थी, या गुडलैंड ने की थी? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3,
अब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिलिप जैक्सन। लेकिन याद करने की ट्रिक भी सुनो। आप कैसे याद करोगे इसको? आपको पता होगा कि माइकल जैक्सन जो हैं वो बहुत अच्छे डांसर थे अपने समय के, ठीक है। तो जो माइकल जैक्सन की स्टेप्स जो हैं डांस के, वो कोई भी क्या कर सकता है? कोई भी हाइड यानी कि छिपा नहीं सकता, या कह लो कोई भी चुरा नहीं सकता है, ठीक है। तो माइकल जैक्सन के जो स्टेप्स हैं उनको हाइड नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? फिलिप जैक्सन से याद कर सकते हो। हिडन का मतलब प्रक्षण, ठीक। इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पाठ्यचर्या का एक भाग क्या है? हमने आपको बताया था कि ये एक ऐसे फिगर बना करके, अगर आपको याद हो तो, कक्षा है, परिवार है, समाज है, पाठ्यक्रम है। जिसने मुझसे डिटेल में क्लासेस लिए हैं उसका सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। तो हम बता रहे थे आप लोगों को मेल आईडी के बारे में। तो मेरी जो मेल आईडी है वो है pg.100@gmail.com। अगर आप हमने कोई भी ऐसी बात है जो नहीं बता पा रहे हैं और बताना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है, तो आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कभी कोई समस्या है, pg.100@gmail.com पे। तो वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया था पाठ्यचर्या जो है वो विस्तृत स्वरूप है, ठीक है, लेकिन उसका एक भाग क्या है? पाठ्यक्रम है। यानी कि सभी पाठ्यक्रम क्या हैं? आपके पाठ्यचर्या हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम हो सकता है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कि जो आपका करिकुलम है वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये हम उसके मूल्यांकन करके निर्धारित करते हैं, या उसके उद्देश्यों के द्वारा निर्धारित की जाती है, या उसकी विधि के द्वारा निर्धारित की जाती है, या उसके प्रारूप के द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रश्न संख्या 5 बताइए। कर लीजिए खूब गलत, कर लो खूब गलत। ना आप लोगों ने कसम खा रखी है कि मैम ना तो मैं क्लासेस लूँगा आपकी डिटेल वाली, और ना ही मैम मैं पीडीएफ लूँगा एमसीक्यूज़ की, और मैम मैं पेपर पास कर लूँगा, है ना। यही कसम खा के रखी। बस जो आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाएंगी वो हम सिर्फ करेंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ठीक है भैया, जैसा आपका मन है ना, वो तो फिर आपको 4th सेमेस्टर के रिजल्ट ही बताएंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो जब सब बच्चों के 95-90% नंबर आए तब यही कहना कि मैम हमारे 2% कम कैसे आ गए, है ना। तो इसलिए चुप्पे अपना पढ़ाई ज़रूर करो। मेरा मतलब है थ्योरेटिकल क्लासेस ज़रूर लो। अगर कोई बच्चा मन से थ्योरेटिकल क्लासेस लेने ना, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीधी सी बात है, मूल्यांकन के द्वारा। जब बच्चे का आप टेस्ट लोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे, तभी तो पता चलेगा कि करिकुलम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक पाठ्यचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट या पीआईपी है जिसमें निम्नलिखित के अनुभव शामिल हैं। विशेषज्ञ के अनुभव शामिल होते हैं, शिक्षार्थी के अनुभव शामिल हैं, शिक्षा के अनुभव शामिल हैं, या फिर पाठ्यचर्या योजना कार्य के अनुभव शामिल होते हैं। ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जाता है उसमें, एक पाठ्यचर्या स्कूल का जो ब्लूप्रिंट होता है, तो उसमें निम्नलिखित में से किसके अनुभव शामिल होते हैं? तो आपका जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी उनका सही होगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षार्थियों के अनुभव शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सामाजिक कारक हैं, वैज्ञानिक कारक है, आर्थिक कारक हैं, या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये तो सिर्फ हम आपको करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो करवा रहे हैं। आप अगर सोचो कि लाओ मार्केट से एमसीक्यूज़ वगैरह कुछ खरीद लें, तो हम आपको वो रिकमेंड बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी देखो, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं। एक राय एक शिक्षिका होने के नाते मैं आपको बस ये देना चाहूँगी कि उसमें आपको हर चैप्टर में लगभग 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसके 4 गुने क्वेश्चंस जब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप वो पढ़िए ना, वो हो सकता है कि उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये मेरी गारंटी है कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमारे उन 800 क्वेश्चंस में से सभी मिल जाएंगे, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर का हो, ठीक। जो हमने आपको दी है वो प्रीवियस ईयर, ईजी नोट, सब जितने भी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं उन सबका वो कंक्लूजन है, आप ऐसे समझिए, ठीक। तो 7th का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, है ना, कि पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या हैं? ये सभी हैं, उनका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पाठ्यचर्या किस महत्वपूर्ण कारक को प्राप्त करने में सहायता करती है? जो करिकुलम होता है वैसा कौन सा एलिमेंट है जिसको प्राप्त करने में मदद करती है? शिक्षा को, मान को, उद्देश्य को, या नौकरी को? अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, नौकरी लगा करके चलेंगे कि हाँ पढ़ लिख के बस नौकरी लग जाए, यही हमारा मेन उद्देश्य होता है, तो उनका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा?
ऑप्शन बी होगा उद्देश्य, है ना। क्या होगा? ऑप्शन बी। पाठ्यचर्या किस महत्वपूर्ण कारक को प्राप्त करने में सहायता करती है? तो उद्देश्य को। कोर प्रधान पाठ्यक्रम कौन सा भैया? कोर प्रधान पाठ्यक्रम, जिनसे कुछ कोर प्रधान जो आपका पाठ्यक्रम होता है उससे क्या तात्पर्य, ये पूछा गया। कोर करिकुलम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोर करिकुलम, ऐसा करके पूछा गया। ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे हों जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके, उसको हम कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। या सभी विषय अनिवार्य हों, उसको कहते हैं। या ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। प्रश्न संख्या 9। देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो सीधी सी बात है सी आंसर होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। इन दोनों में से ही थोड़ा सा देखो, कभी भी आपको अगर क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में तो आप एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। कौन सा मेथड अपनाइए? एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि ये तो हो, जब ये दोनों आपने ऑप्शन पढ़े तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब सी तो हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में मोस्टली आपको कुछ भी ना पढ़ाओ, कभी जीवन में ना पढ़ाओ आपने, तब भी हमेशा 90% ऐसा देखा गया है कि उस ऑप्शन के सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो दिखने में क्या हो, बड़ा हो, है ना। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं। और जब अगर आपको कुछ नहीं आता हो तब आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपना सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में पढ़ के जाइए, तुक्का तो फिर हरा ही आप बच्चा लगा के आएगा, है ना। तो कोर प्रधान पाठ्यक्रम से तात्पर्य होता है ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं लेकिन कई ऐसे विषय होते हैं जिन्हें विद्यार्थी अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार सेलेक्ट कर सकता है, ठीक। कोर प्रधान जो पाठ्यक्रम होता है, जो कोर करिकुलम होता है, उसका मेन एम क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। समस्त युवकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का अनुभव देना, बालकों को वह अनुभव प्रदान करना जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे, या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 बताइए। तो जो कोर प्रधान पाठ्यक्रम होता है उसके ये सभी मुख्य उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा कि सभी युवकों को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के से संबंध अनुभव भी प्रदान किया जाता है, साथ में बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का भी अनुभव दिया जाता है, बालकों को वह अनुभव प्रदान करना जो उन्हें समाज में अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे। ये सभी आपको कोर प्रधान पाठ्यक्रम के क्या हैं, कोर करिकुलम के आपके मेन एम है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी व मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। ये कथन किसका है? ब्लैकवेल डिक्शनरी का है, माइकल हर्लम्स का है, रेमंड हॉर्न का है, या थॉमस सिल्वा का है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। प्रश्न संख्या 11 पूछा, कहा क्या गया, फिर से पढ़ लो एक बार में। कहा गया प्रच्छन्न पाठ्यचर्या एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी, किसकी भैया, जो अभी तक नहीं ज्ञात है ना, उन अबूझी व मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है, जो आपका क्या है, प्रच्छन्न मतलब हिडन, प्रच्छन्न का मतलब हिडन करिकुलम, ठीक है, किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। ये बात किसने कही थी आपकी? तो ब्लैकवेल डिक्शनरी ने कही थी। क्या किसने कही थी भैया? ब्लैकवेल डिक्शनरी ने कही थी। अब कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख सकते हो, जो चीज़ें अबूझी होती हैं या कोई आपसे मौखिक रूप में कुछ ऐसे सेंटेंस बोल देता है जो आपको समझ में नहीं आते हैं, या जो वर्ड आपके अबूझे होते हैं, मतलब जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है, तो वो आप कैसे कहाँ ढूंढते हो जाकर के? डिक्शनरी में ढूंढते हो जाके। यानी कि जो शब्द आपके अबूझे होते हैं अर्थात आपको ज्ञात नहीं होते हैं, उनको आप कहाँ ढूंढते हो? तो डिक्शनरी में ढूंढते हो जाकर के। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक। इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की अवधारणा सर्वप्रथम किस सन में की गई थी? 1966 में, 1968 में, 1969 में, या 1970 में? प्रश्न संख्या 12। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1968 में इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किस सन में की गई थी प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की? तो 1968 में की गई थी। अब देखो, थोड़ा सा याद करना अगर चाहो तो क्या है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या है, आधा ना है फिर पूरा ना है, तो एक इस तरीके से आधा ना बनेगा, इस तरीके से फिर पूरा ना बनाओगे, तो आखिरी में 8 इस तरीके से याद कर दो। मतलब थोड़ा बहुत, अब जैसे 6 है तो आप ऐसे याद कर लोगे 6 होगा, है ना, और आधा ना है फिर पूरा ना है तो उस तरीके से 8 याद कर लो। तो 6 और 8 इस तरीके से सर्वप्रथम अवधारणा कब हुई थी? तो 1968 में।
प्रश्न को देखो याद करने के जो तरीके हैं ना वो आप स्वयं से अपने बनाओ। अब ऐसा नहीं है कि हम सोच करके आए थे कि नहीं हम ऐसा बच्चों को बताएंगे जाकर के, ऐसा करता ही नहीं है। हम बस यहाँ आए और मेरे दिमाग में आए और हमने आपको वो चीज़ बता दी। तो इसी तरीके से आप भी अपने आइडियाज़ खुद बना सकते हैं, है ना। आपके ही क्लास की एक जो है लड़की कह सकते हैं उनको, है ना, हालांकि वो खुद ही मॉम है, लेकिन वो हैं एक लड़की ही, है ना, जिनका नाम है कुहू। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया था, अपनी खुद की ट्रिक्स बनाई थी खुद की, कि कैसे हम चीज़ों को MCQs के फॉर्मेट में लर्न कर सकें, है ना। और वो ट्रिक्स उनकी बहुत अच्छी थी, है ना। मेरी खैर उनसे व्यक्तिगत बात हुई, उनका चैनल पे इंटरव्यू भी हुआ है, और वो अपने यहाँ की स्टूडेंट है जिन्होंने सीटेट में टॉप किया है, और उनके सीटेट का भी इंटरव्यू मेरे साथ भी पड़ा हुआ है जब वो पेपर दे करके आई थी। उसके बाद में जब उन्होंने टॉप किया तो सचिन सर का भी चैनल पे इंटरव्यू पड़ा है, आप देखिएगा। अब की सीटेट का उनका इंटरव्यू मिल जाएगा आपको, जिसमें 130 और 125 नंबर का है ना। कुहू तो हम उसको ऐसे कहते हैं, और ऐसे उनका नाम है अनमोल गुप्ता, ऐसे करके। तो आप देखिएगा जा करके, और उनके इंटरव्यू अपने चैनल पे भी पढ़ें। तो उनके अंदर ये बहुत अच्छी पावर है कि वो ट्रिक्स बना लेती हैं, है ना। तो आपको भी क्या करना है, ट्रिक्स बनाना है, खुद से कोशिश करना है, ताकि आप चीज़ों को क्या कर पाएँ। कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद ही करना पड़ेगा, जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया था, फिलिप जैक्सन ने, थॉमस सिल्वा ने, रेमंड ऑर्न ने, या गुडलैंड ने। अभी आपको हमने इस क्वेश्चन को एकदम याद करा दिया था। कैसे याद कराया था, सब अवधारणा पूछा गया और प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की पूछा गया। तो जो माइकल जैक्सन थे, हमने आपको क्या बताया, जो माइकल जैक्सन थे उनकी जो स्टेप्स थे वो कैसे थे, हिडन स्टेप्स थे, जिसको कोई नहीं चुरा सकता था, डांसिंग स्टेप्स। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है, ये बताना है कि ये पाठ्यक्रम सभी छात्रों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है तथा कालांश बड़े होते हैं। ये पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। ये अभी आपके चैप्टर 1 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं। ये पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला होता है तथा कालांश बड़े होते हैं। ये पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 बताइए। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं मैम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। वेल डन, कीप इट अप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड इज दैट कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कोर करिकुलम। कोर पाठ्यक्रम की सीमाएं हैं। इस पाठ्यक्रम के छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है। हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, ये मान के चलिए यहाँ से आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनका रिवीजन भी हो रहा है। अब कोर पाठ्यक्रम अगर आपसे पूछा जाए तो उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो ये सभी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर होते हैं कि इस पाठ्यक्रम जो कोर पाठ्यक्रम होता है इसमें छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों के स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके बाद में इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय लग जाता है ना। इसमें भैया कोर पाठ्यक्रम में हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते हैं, ठीक। ये आपकी क्या है, कोर पाठ्यक्रम की सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। भारतीय संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कोर पाठ्यचर्या के अंतर्गत किन तत्वों को महत्व दिया गया है। कोर पाठ्यचर्या के अंतर्गत पूछा गया बाह्य सृष्टि का, सामाजिक वातावरण का, कलाएं एवं हस्तकलाएं का, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। प्रश्न संख्या 17, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारतीय संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कोर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपके बाह्य सृष्टि, सामाजिक वातावरण और कलाएं एवं हस्तकलाएं, इन तीनों तत्वों को महत्व माना जाता है और महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, देखिए। कोर प्रधान पाठ्यक्रम समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से पृथक करके नहीं पढ़ाए जाते हैं। कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम जो आपको PDF प्रोवाइड करेंगे वो क्वेश्चंस थोड़े से अलग होंगे। जो हम आपको यहाँ क्वेश्चंस करा रहे हैं वो भी क्वेश्चंस एकदम अलग होंगे।
और जो हम आपको यूट्यूब पे क्वेश्चंस करा रहे हैं ना ये वाले, साथ में इजी नोट्स भी करवा देंगे, तो इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर कर दीजिए फटाफट से। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोर्स प्रधान जो पाठ्यक्रम होता है समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से अलग करके हम नहीं पढ़ा सकते और कई विषयों को एक साथ ही पढ़ाना पड़ता है या पढ़ाया जाता है। आज का आपको चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न जो पाठ्यचर्या होता है, जो आपका हिडन करिकुलम होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। प्रश्न पाठ्यचर्या प्रायः छात्रों शिक्षकों का वृहद समाज द्वारा अनजानी व अपरीक्षित होती है। प्रश्न पाठ्यचर्या विद्यालय संस्कृति से प्रभावित होती है। प्रश्न पाठ्यचर्या के विद्यालयी व्यवस्था के समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है, या फिर उपर्युक्त सभी प्रश्न संख्या 19 बताइए फटाफट से, है ना। तो ये आपके कंप्लीट हो गए यहाँ से चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज थे वो सब। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 के लिए एकदम तैयार हो जाइएगा, लेकिन चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये सब काउंट करते रहिएगा। 20 क्वेश्चंस करवा चुके, एक हमने लिख करके पूछा था, ठीक। 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूरे होते, उपर्युक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगर आप इस तरीके से ये जो आपकी यूनिट 1 दिख रही है, पाठ्यचर्या के आधार पे बेसिस जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाती है ना। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है ना। इनमें से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट है आपके, कौन से ये सब्जेक्ट है आपका पेपर 3, तो पेपर 3 के इसी तरीके से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के क्वेश्चंस लेने के लिए लगभग 750 या 650 के बीच में आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ये लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डाल करके अपना नंबर डाल करके अपना नाम डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आप खोलेंगे ऐप को, तो ऐप में आपको एक ई नोट्स का सेक्शन दिखेगा, एक कोर्स का सेक्शन दिखेगा। आपको ई नोट्स के सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही आप ई नोट्स के सेक्शन में आएंगे, है ना, ई नोट्स के सेक्शन में आने के बाद में आपको क्या करना है, उसमें नीचे जाएंगे। फिलहाल तो ये कोर्सेज का है, ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे तो जैसे आपको ये वाला कोर्स दिख रहा है, ऐसे ही आपको पेपर 3 का भी कोर्स दिखेगा, सेम इसी तरीके से ई नोट्स के पेड के सेक्शन में, जहाँ पर आपको पेपर 3 के एमसीक्यूज़ का पूरा डिटेल्ड चीज़ें दिख जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं परचेज़ किया तो आप उसको वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जिन बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती उनको भी हम बता दें, आप अपने यूट्यूब पे पीजी पॉइंट सर्च करिए। पीजी पॉइंट जैसे ही आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव दिखेगा। इसके जस्ट बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा। आपको देखो पहली ही प्लेलिस्ट दिख जाएगी, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत 5 से 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं लिया तो ले लीजिएगा। फिर भी अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं, इसी तरीके से आपको देखो पेपर 1 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत अभी तक 18 क्लासेस, आगे चल के और भी ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी इसमें, ठीक है। सारी यूनिट्स कंप्लीट कराई जाएंगी। इसी तरीके से जो आपकी एमएड की इन्फॉर्मेशन है वो भी देख सकते हैं आप, है ना। सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यूनिट 2 जो है उसका आपका पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका सेकंड है, जो आपका चैप्टर था पाठ्यचर्या के घटक, उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके करिएगा। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या शामिल है। क्या क्या बताइए शामिल है पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत पूछा गया। उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगम, मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर ये सभी। फटाफट से आंसर करिए। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया। पाठ्यक्रम के, नॉट पाठ्यचर्या, हियर इज द टर्म यूज्ड इज पाठ्यक्रम, दैट मीन्स सिलेबस। इसके क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किसने किया। क्रियात्मक मतलब समझ रहे हैं, फिलिप एवं टेलर ने, डी.के. विलर ने, बी.एस. ब्लूम ने, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, तो हम आपको क्या बता दें कि ऑप्शन एकदम से हो जाएगा, फिलिप एवं टेलर ने। कैसे याद रखोगे, जब आप साड़ी लाते या सूट लाते हैं तो जब आप कोई क्रिया, अब भाई सूट का कपड़ा तो ले आए, लेकिन जब आपका टेलर उस कपड़े में क्रिया करेगा तभी तो आपका सूट बन करके तैयार होगा।
है ना, तभी तो आप उसको क्या कर पाएंगे, कहीं जा पाएंगे पहन के। तो एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि कहीं भी पाठ्यक्रम अगर पढ़ाना है आपको, एज अ टीचर पाठ्यक्रम पढ़ाना है जा कर के, तो आप क्या करेंगे, एक सूट लेकर के आएंगे पढ़ाने के लिए बढ़िया सा। भाई अगर आप स्कूल में पहले दिन पढ़ाने जाओगे अपने पाठ्यक्रम को, जिस भी फील्ड में आपकी जॉब लगेगी, तो आप सबसे पहले नया सूट लेकर के आओगे। और सूट को कपड़ा तो थोड़ी ना लपेट के चले जाओगे। सूट क्या होगा भैया, सूट टेलर क्या करेगा, उसको क्रिया के द्वारा सिल देगा। इस तरीके से आप चारों चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर किसी क्वेश्चन में पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष की बात की जाएगी, तो जहाँ फिलिप और टेलर मिलेगा वहाँ हम वो क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करिकुलम प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखो पहले चीज़ें आपको क्या क्या याद रखनी है, हमेशा याद रखिएगा, हम आपको बार बार बताएंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। ठीक है, अभी हम आपको ये चीज़ें भी क्लियर करेंगे। तो ये बात पहले किसने लिखी है ये बताओ, विलर ने लिखी है, फिलिप ने लिखी है, ब्लूम ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3, करिकुलम प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी है? व्हीलर ने, ब्लूम ने, फिलिप ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया किसने लिखी है? ये लिखी है व्हीलर ने। कैसे याद रखोगे? अच्छा, सी जब करिकुलम प्रोसेस है तो सी बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे, और प्रोसेस में भी जब जब प्रोसेस का पी बनाओगे तब भी आप देखो ये बना रहे हो। और जब आप व्हीलर लिखोगे तो व्हीलर में आधा वाई ऐसे ही तो बनेगा, तभी तो आगे व्हीलर पूरा लिख पाओगे। तो इसलिए ये आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हो। अब आपको क्या क्या याद रखना है थोड़ा सा मैं आपको ये भी गाइड करते चलूँगी। पहली बात तो आपको हमेशा जब भी चैप्टर पढ़ो तो ये याद रखो कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक, और वो किस शब्द से मिल करके, जैसे आपने देखो यहाँ पे दूसरा शब्द बन गया, थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा, और वो किस शब्द से मिल करके बना है। जैसे आपने देखा एजुकेशन शब्द जो है वो एजुकेटम से मिल करके बना है। एजुकेटम जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। तो वही हम कह रहे हैं कि कोई भी शब्द जो है, जैसे एजुकेशन शब्द हमने लिया तो वो किस शब्द से मिल करके बना है? जैसे एजुकेटम से मिल करके बना है। और वो किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। ठीक है, एजुकेटम जो है वो ई और ड्यूको से मिल करके बना है। ई का मतलब आंतरिक, ड्यूको का मतलब जो बाहर का सामाजिक शिक्षा है उससे संबंधित चीज़ें। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा से बना है, किस शब्द से लिया गया है, साथ में कौन सी पुस्तक जो है वो किस लेखक ने लिखी है जो आपके सिलेबस में है उन टॉपिक्स की। तो ये ज़रूर पढ़िएगा आप। जैसे यहाँ पर करिकुलम प्रोसेस पूछा गया तो व्हीलर की पुस्तक है, ये किसकी है? व्हीलर की पुस्तक है ना। उसके बाद है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या किसने व कब बनाया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो आपका नेशनल करिकुलम है ये किसने और कब बनाया? 1985 में एनसीटी ने बनाया, 1985 के एनसीईआरटी ने बनाया, 1990 में यूजीसी ने बनाया, या फिर 1990 में एनसीईआरटी ने बनाया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहा गया भैया? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए। क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सन का कितना बड़ा फेर कर दिया है, होगा ही नहीं दोनों में से, लेकिन अब बच्चा सोच रहा है 85 वाला होगा कि 90 वाला होगा। तो हम आपको बता दें भैया ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। जो बच्चे कह रहे हैं कि 1990 में एनसीईआरटी के द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या था, नेशनल जो करिकुलम था, है ना, वो बनाया गया, तो उनका एकदम सही हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तो 1990 एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन की पाठ्यचर्या संरचना के प्रमुख कितने सोपान हैं? सोपान की बात की गई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 2 हैं? पाठ्यचर्या संरचना के प्रमुख कितने सोपान हैं? अब ये वही बच्चे कर पाएंगे जो या तो तुक्का लगा रहे होंगे और या तो उन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, है ना। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो आपका 5 है। तो पाठ्यचर्या संरचना के प्रमुख कितने सोपान है? तो 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर सामसिक मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? ब्लूम ने, आर.एच. दुबे ने, व्हीलर ने, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आर.एच. दुबे ने। नेक्स्ट, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य किन दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए? मानवीय अधिकारों से तादात्म्य होना चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलित होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से सार्थक होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 7। सो दी
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ये सभी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घटकों को मुख्य माना जाता है। ये घटक आपके कौन से हैं ये बताओ। मुद्दे, उद्देश्य हैं, विधियां, छात्रों की जांच है, विषय वस्तु है, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8। देखो जहाँ पर उपर्युक्त सभी दिख जाए तो 99% केसेस में यही सही होता है, मुश्किल ही है कि कुछ और सही हो। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है भैया? छात्र मूल्यांकन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यार्थियों से सहभागिता किन 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है? व्यक्तिगत सहभागिता, संपूर्ण वर्ग के सभी स्तरों पर सहभागिता, छोटे समूहों के विशिष्ट क्षेत्रों में सहभागिता, या फिर उपर्युक्त सभी। सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भैया? इसमें तो कुछ भी देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है ना, बोलो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से सहभागिता किन 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है? तो व्यक्तिगत तरीके से भी, संपूर्ण वर्ग के सभी स्तर पर भी, और छोटे समूह के विशिष्ट क्षेत्रों में भी। ठीक, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर चुके हैं आज के सेशन के पूरे 30 क्वेश्चन। आगे चलेंगे अगले 20 क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए बने जरूर रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएँ। ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके यूनिट 1 के हैं। किसके? यूनिट 1 के हैं, जो आपके लिए एकदम अल्टीमेट है ना, जो आपके लिए एकदम अल्टीमेट है। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, एनालिसिस करिए। जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कल से हम आपकी यूनिट 2 भी शुरू कर देंगे। ठीक, तो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, उससे संबंधित अब क्वेश्चन है कि ये पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री यानी छात्र को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में निर्माण करता है। ये कथन किसका है? वीओ स्मिथ का है, व्हाइटहेड का है, कनिंघम का है, ब्रूनर का है। हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया था आपको, है ना, याद होगा जिसने थ्योरी क्लासेस ली होगी। यही सेम हमने आपको यही पढ़ाया था, यही डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कनिंघम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिंघम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण चरों को 3 कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? निदान, मूल्यांकन, उपचार, या फिर ये सभी। शिक्षण चरों को ये इनमें से कौन सी क्रियाएं होती है जो करनी पड़ती है? तो सीधी सी बात है, ये सभी होगा। जब 3 पूछ लिया गया तो कोई अगर मूर्ख बालक भी होगा वो भी बता करके चलाएगा। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? व्यवहारिक प्रक्रिया है, साउद्देश्य प्रक्रिया है, प्रभावी प्रक्रिया है, या संप्रत्यय प्रक्रिया है? सारी आंसर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं तो आप क्या लगा करके आएंगे? तो शिक्षण जो है, टीचिंग जो है, वो एक साउद्देश्य प्रक्रिया होती है, यानी कि जो टीचिंग होता है उसका कोई ना कोई एम होता है। जैसे हम आज आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका भी एम है। इसका क्या एम है कि आप लोग 4th सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे पेपर करके आओ और अच्छा स्कोर लेकर के आओ, और 4 बच्चों को बताओ कि पीजी पॉइंट से पढ़ाता तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगेगा, कल को आपकी जॉब लग जाएगी। तो आपको अगर एक समय के लिए भी ये याद आ जाए कि हमने बीएड मैम के चैनल से पढ़ा था, तो बस वही मेरे लिए इस चैनल को बनाने की एक प्रकार की जीत होगी। प्रश्न संख्या 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मूल्यांकन कार्य हेतु शिक्षक के 2 कार्य कौन से हैं? मानदंड परीक्षा की रचना करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सेम तरीके का क्वेश्चन है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ए व बी दोनों होगा क्योंकि 2 पूछा है और 2 ही ऑप्शन है आपके पास, और दोनों पॉजिटिव है। सो देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन, है ना। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो भैया सब्सक्राइब कर लो, किस दिन के लिए रुके हो? सब्सक्राइब जरूर करो और करवाओ भी, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। अब बहुत समय हो गया, बहुत चीज़ें भी हैं। अगर 25,000 आज हो जाते हैं तो फिर एक होता है ना, अच्छा लगेगा, और आप लोगों के ही समय हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। पता चले वरना 4th सेमेस्टर में चले गए, फिर कहाँ हो, किधर हो, हमसे मिल ही नहीं रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, कौन सी मैम, कौन सा चैनल। तो उसके लिए भी थोड़ा प्रयास करो, है ना, क्योंकि ये आपका ही परिवार है। शिक्षण की संरचना में भाषा का विशेष स्थान है। क्या इस प्रक्रिया का कोई दूसरा प्रमुख अवयव है? भाषा विज्ञान, संप्रेषण, अनुदेशन, या मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 5 बताइए। अब देखो क्या होता है कि आप लोग ना मतलब आप लोगों को भी हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बताना चाहते हैं, हालांकि कभी कभी हम आपसे बातें भी करना चाहते हैं, लेकिन इतना समय ही नहीं मिल पाता है। बस हम आपसे एक चीज़ ये ज़रूर सिखाना चाहेंगे, ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। समझिएगा बात को, किसी के लिए भी, चाहे वो आप अपनी फैमिली के लिए हो या आप
आपके कोई फ्रेंड्स हो, कोई कलीग्स हो, आप उनके लिए एकदम पॉजिटिव रहिए। और साथ में आपको एक चीज़ और अपने अंदर लानी पड़ेगी अगर आप टीचर हैं। क्या लानी पड़ेगी? जिसका नाम है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन, हर चीज़ को आप अप्रिशिएट करिए। आपको खुशी होगी किस बात की? सामने जैसे मम्मा खाना लेकर के आई तो आपको, यार मम्मी क्या सब्जी बनाई है, ठीक है, हाँ मम्मा सब्जी रोज बनाती है, लेकिन अगर आप एक दिन कहते हो कि मम्मा यार क्या सब्जी बनाई, तो मम्मी का दिल जो होगा ना वो एकदम गदगद हो जाएगा। कल उनका अगर लौकी बनाने का मन होगा तो वो आपको पनीर खिलाएंगी। वैसे ही जैसे छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाने जाओगे ना तो एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा तो आप ये नहीं कि उसने बता दिया वो अपने आप बैठ गया, नहीं, आप उससे कहो वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप बेटा, सिट डाउन, तब बोलो कि सिट डाउन। ऐसा नहीं कि बस बता दिया हाँ बैठ जाओ, ये नहीं। इसी को कहते हैं एप्रिशिएशन करना, एप्रिशिएट करना चीज़ों को, ठीक। अब तो क्या था यहाँ पर आपका सही आंसर? बीच बीच में ऐसी बातें भी बताते रहेंगे ताकि बोर भी ना लगे आप लोगों को क्लास। तो शिक्षण की संरचना में भाषा का विशेष स्थान है। क्या इस प्रक्रिया का कोई दूसरा प्रमुख अवयव है? तो वो है आपका भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शिक्षण प्रक्रिया की संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना शिक्षण अपूर्ण व अप्रभावशील रह जाती है? चिन्ह, तर्क, भाषा या फिर कथन? अब देखो यही बात होती है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे क्लासेस ली, सेकंड में कैसे ली, थर्ड में कैसे ली, ये कोई नहीं, ये जो है क्या है, इतनी सारी हमने अच्छाइयाँ की, ये किसी को नहीं याद है, ये अच्छाइयाँ किसी को नहीं याद रहेंगी। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में अगर किसी कारणवश आपकी चारों क्लासेस एक साथ नहीं चल रही हैं तो उसके लिए आप लोग ज़रूर हमको नेगेटिव कमेंट्स मिल जाते हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स कि जिस थाली में खाओगे उसी थाली में छेद कर दोगे? क्यों? जब हमने बोला है कि हम बैठे हैं, अभी आपके पेपर में 1 महीना है, हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, इट्स माय ड्यूटी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन, है ना। जब आपके बच्चे का मतलब आप जब टीचर बनोगे, पढ़ाओगे जा करके, बच्चे कहेंगे कि सर एक ही दिन में पढ़ा दो सब कुछ, 3 चैप्टर, और उसके बाद में रोज 6 महीने टेस्ट लेते रहो, तो पेपर लियो, देखो हम पूरे में पूरे नंबर आएंगे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको बच्चे को रटवाना नहीं है, आपको चीज़ों को समझाना है ना। सो उस बेसिस पे हम अपने हिसाब से चीज़ों को करवा रहे हैं। और नो डाउट कि फोर्थ सेमेस्टर में आपकी चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब रही। डिस्टर्ब इसलिए नहीं क्योंकि हमारे ही साथ थोड़ी प्रॉब्लम है जो हम आपसे सामाजिक एक तरीके से पब्लिकली नहीं साझा करना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तर्क। देखो बिना तर्क के हमने क्या कहा, चीज़ें संभव, जो आपका शिक्षण कार्य है यानी कि जो टीचिंग प्रोस्पेक्टस है वो अपूर्ण रहता है और अप्रभावशील रहता है। जैसे आपने किसी क्लास में बच्चे को पढ़ाया, आप खुद याद करो, आप छोटे में अपने टीचर से कैसे क्वेश्चन पूछते थे? क्या सर ने पढ़ाया कि बेटा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो आपके अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं, है ना, अगर वो सिंगुलर नंबर नाउन है, ठीक। इस तरीके से आप, या प्लूरल नंबर नाउन, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें पढ़ा के कंटिन्यूअस हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। तो ये क्यों, यही क्यों, इसके अलावा कोई क्यों, कुछ नहीं। सर ने कहा कि बेटा पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, सर आपने ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों रखा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो आप करते थे। तो वो जो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं तर्क, ताकि जो आपका जो टीचर पढ़ा रहा होता था ना, तो उसका जो टीचिंग मेथड है वो एक तरीके से इफेक्टिव था, है ना। नेक्स्ट है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी समाज व राष्ट्र का विकास संभव है, वो आपका क्या है? अधिगम, मूल्यांकन, शिक्षण या फिर पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, ठीक है। तो कभी भी जैसे कि अगर अब देखो हर समय एक सा नहीं रहता है ना, कहते हैं ना, कभी दुख तो कभी सुख, कभी खुशी तो कभी गम। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं बैक एंड पे ही, ज़रूरी नहीं है कि जैसे चीज़ें पहले थी वैसे अब हों, है ना। बहुत सारे बदलाव जीवन में होते रहते हैं, तो उन बदलाव के साथ हम आपके लिए अभी भी हैं और वही हैं, हम बदले नहीं हैं, आप उसकी चिंता ही नहीं करो बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है भाई, बदलना तो तब कहोगे ना कि जब हम चैनल पे क्लास ना ले रहे हो और कहीं और जा कर के पढ़ाने लगे, कमाने के चक्कर में कुछ और करने लगे जा करके। ऐसा तो नहीं किया हमने, आपका साथ तो नहीं छोड़ा। सो हाउ कैन यू से डैट कि मैम बदल गई। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बदल गए तो फिर भैया परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये समझ के भैया हमने थोड़ा पॉजिटिव ले लिया था अपने आप को। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक हमें मतलब थोड़ा सा हर्ट फील होता है, बहुत सारे टीचर्स को नहीं होता है बट मुझे होता है, कि जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, दिन रात को जग रहे हैं और वही आज इस तरीके से बात कर रहे हैं, है ना। एक कुशल शिक्षक को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे विषय वस्तु के द्वारा अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके? शिक्षण कौशल के व्यवहार रूप प्रदान करना, शिक्षण युक्तियों, प्रविधियों तथा पृष्ठपोषण प्रविधियों की समुचित व्यवस्था करना,
ए व बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। बदलना तो तब आप कहते हैं जब जो हमारे बेचारे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनके हम क्लासेस नहीं लेते हैं, कहते हैं कि प्रीवियस प्लेलिस्ट है आप उनसे पढ़ लो, है ना, और या हम उनकी क्लासेस लेने लगते, आप लोगों की ना लिखते, तब आप कह देते कि मैम हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। लेकिन व्यूज़ चाहे जितने हैं तब भी हम आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे हैं। हम चाहें तो आपको यही क्वेश्चन रोज़ 20-20 करा दें, है ना। तो अगर मेरा कुछ निगेटिव ही तरीका हो काम करने का तो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन मेरी जो इनर सोल है ना वो एकदम आप ये मान के चलिए साफ़ है आप लोगों के प्रति। कोई ऐसी भावना नहीं है कि नहीं हम आपके साथ बुरा करें या ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लो। ऐसा नहीं है कि मैम अंबानी के घर में हुई हैं, जन्म ली हैं तो मैम के घर में कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आए दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है बताइए? सामाजिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं? कभी एक तो मेरा जो, मैं आपको बीच बीच में अपनी चीज़ें भी बताती रहूँगी। मेरे जो घर पे मेरा जो भाई है ना वो एकदम छोटू था, छोटू का मतलब अभी 10th में, तो वो तो किसी चीज़ में एक तरीके से एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ अभी पढ़ाई के प्रोस्पेक्टस से है ना। उसके बाद में जो मेरी दी है उनकी शादी हो ही चुकी है, तो उनसे भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ घर में कुछ हुआ तो वो तुरंत आ जाएगी। भाई 60 किलोमीटर की दूरी है तो समय तो लगेगा ही। तो जो चीज़ें होती हैं, बीमार है कोई, कुछ है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो मुझे ही देखनी होती हैं। उन चीज़ों के साथ में सब मैनेज करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, हम मान रहे हैं कि हाँ कुछ है जो पहले से बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करो, बस यही कहेंगे। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है भैया? ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। कौन कौन से? शिक्षण, पाठ्यवस्तु, छात्र, तो सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षार्थी जो है वो आश्रित चर की अनुक्रियाओं के प्रमुख तत्व कौन कौन से? भाषा की बोधगम्यता, कौशल, निष्पत्ति या ये सभी। या तो भैया हमने आप लोगों से कह दिया हो कि आप लोग ऐसा करो, जो 1.5 लाख रुपए हैं या 1.5 लाख तो मारो गोली, हमने या तो आपसे कह दिया हो कि बेटा ऐसा करो 1500 रुपये जमा कर दो, हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। हमने तो ऐसा भी कुछ नहीं किया कि आप हमें गोली चला दो आकर के कि मैडम आपने हमसे रुपए ले लिया और आप पढ़ा नहीं रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो जितना ज़्यादा हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही आप भी हमें सपोर्ट करिए। चीज़ों को जीवन में याद रखो। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, उससे पहले हम आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे। जीवन में चीज़ों को क्रिटिसाइज करने की बजाय अगर आप जिस दिन अप्रिशिएट करना सीख गए उस दिन आप क्या होंगे? एक बहुत बेहतर नागरिक बन पाएंगे। विश्वास मानिए ये चीज़ें आपको अभी बहुत ज़्यादा समझ में शायद ना भी आ रही हो या आ भी नहीं हो, आगे चल के एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेरी ही यही बातें याद आएंगी, जब आप खुद एक टीचर के रूप में पढ़ा रहे होंगे कहीं, है ना। तो आइए चलते हैं आपके जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसके क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ से आप हमारे साथ में कर चुके हैं 40 क्वेश्चंस, है ना। 41 क्वेश्चंस कर चुके हैं लगभग आप, ठीक, क्योंकि 30 उसमें थे, 11 इसमें, है ना। तो 41 क्वेश्चंस आप हमारे साथ में कर चुके हैं लगभग। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन, सेलर व अलेक्जेंडर ने कौन से 2 पाठ्यक्रम बताए थे? नियोजित पाठ्यक्रम बताया था, क्रियान्वित पाठ्यक्रम बताया था, दोनों बताया था या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है ना। ये नहीं कि कुछ भी लगा करके चले आओ। क्वेश्चन में पूछा गया सेलर व अलेक्जेंडर ने कौन से 2 पाठ्यक्रम बताए थे? सेलर और अलेक्जेंडर हमने आपको ये भी पढ़ाया था बहुत अच्छे से, याद करिए आप, अगर आपको याद आ रहा है तो। नहीं याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जाइएगा दोबारा क्लास देखिएगा तब बताइएगा आकर के, है ना। हम आपको नहीं बता रहे होंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं ना दोनों, वो सब गलत हैं। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं बताया था तो फिर सेलर और आपके जो अलेक्जेंडर हैं इन्होंने कौन से पाठ्यक्रम बताए थे, ये भी आप हमें बताइए फटाफट से। क्या करिए, ये भी आप ही हमें बताइए, है ना। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था, क्या कहा था? कि क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। अब बताओ, देखो अब आप अपने उससे थोड़ा सा क्या हुए, कंफ्यूज हो गए ना। केवल हमने जरा सा कह दिया और आप कंफ्यूज हो गए कि डी होगा। तो फिर मैम क्या बताया था, अब पता चले आप पहुंच गए देखने। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का ही ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन सी वाले ही सही हो, डी नहीं सही है। हम तो ये देख रहे थे कि आपके ऊपर कितना विश्वास है। मैडम ने कह दिया डी तो इसका मतलब डी थोड़े ना होगा, कुछ चीज़ें अपने एंड से भी चेक करो। जब हमने कल अभी पढ़ाया, एक दिन पहले ही पढ़ाया ये वाला टॉपिक, और ये भी आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, हमें याद है।
तो सेलर व अलेक्जेंडर ने कौन से 2 पाठ्यक्रम बनाए थे? नियोजित और क्रियान्वित। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी एकदम आपका सही है। ठीक, डी टीचर, अब समझिए बात को, डी टीचर इन करिकुलम मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, डी टीचर इन करिकुलम मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, तो लीज फ्रेजर और जॉनसन ने लिखी है, या फिर जॉन ड्यूवी ने लिखी है, या फिर क्रग ने लिखी है, या फिर सेलर ने लिखी है? कौन सी पुस्तक की बात की जा रही है यहाँ पे? द टीचर इन करिकुलम मेकिंग। बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में कराई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो भैया कौन थे वो आपके? तो लीज फ्रेजर और जॉनसन थे, जिन्होंने दी टीचर इन करिकुलम मेकिंग नामक पुस्तक जो है लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी पढ़ाया हुआ है कि मेरे एवं मेरे सहकर्मियों के समक्ष नव युवकों की शिक्षा के संबंध में कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं थे। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। विद्यालय मात्र कुछ विचारों को लेकर के प्रारंभ किया गया था। उपर्युक्त कथन किसने कहा है? क्रग ने कहा है, सेलर ने कहा है, जॉन ड्यूवी ने कहा है, या फिर लीज ने कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। देखिए, जो चीज़ें हमने आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताई, भले आप लोगों को शायद बोरिंग लगी हो, शायद फ्रस्ट्रेटिंग लगी हो, इरिटेटिंग लगी होंगी। कुछ बच्चे तो कहो यही कमेंट कर दें कि मैम आप टाइम बहुत वेस्ट करती हैं, चुपचाप क्वेश्चन आंसर कराया करिए, है ना। तो उनके भी बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। कुछ होंगे जो इससे मोटिवेट हो जाएंगे, है ना। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होगा। तो देखो, मेरा काम है कि चीज़ों को समय समय पे एनालिसिस करके भी, भाई आप लोग अगर कमेंट करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो मैं दूंगी ही दूंगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं, नाम अब हम क्या ही लें, है ना, सारे सेमेस्टर में हमसे पढ़ा है, चौथे सेमेस्टर में भी हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बुराई हमारे ही चैनल की करेंगे, है ना। तो वैसे भी बच्चे हैं हमारे पास, और ऐसे भी बच्चे हैं जो एकदम पेटेंट स्टूडेंट है कि उनको और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है कि मैम आपकी वजह से, जो हमें पूरा क्रेडिट भी देते हैं। तो हर तरीक़े का बच्चा है ना। और एक टीचर को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। जब आप आगे जाएंगे ना, अपने जीवन में बढ़ेंगे, तो आपको भी झेलनी पड़ेंगी। जॉन ड्यूवी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? शिक्षण उन्नयन, विद्यार्थी उन्नयन, कक्षा कार्य उन्नयन, या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 4। तो पाठ्यक्रम का आपका अर्थ है ऑप्शन डी, ये सभी, है ना। उसके बाद में क्रियान्वित पाठ्यक्रम को और क्या कह सकते हैं? वास्तविक पाठ्यक्रम कहते हैं, निर्धारित पाठ्यक्रम कहते हैं, कोर पाठ्यक्रम कहते हैं, या फिर हिडन पाठ्यक्रम कहते हैं? किसको? क्रियान्वित पाठ्यक्रम को और क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रियान्वित जो पाठ्यक्रम होते हैं ना, इसको हम लोग वास्तविक पाठ्यक्रम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारण हैं? शिक्षकों में विषयों के आवश्यक ज्ञान का अभाव, अच्छे शिक्षकों की उपेक्षा, आर्थिक तंगी, या फिर उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सरकारी ऑप्शन दिख गया तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन है कि शिक्षकों की समुचित भागीदारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारण है? शिक्षकों में विषयों के आवश्यक ज्ञान का अभाव, अच्छे शिक्षकों की उपेक्षा, आर्थिक तंगी, या फिर उपर्युक्त सभी? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, श्री जोशलीन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में किस बिंदु को महत्वपूर्णता से उठाया? पाठ्यक्रम नियोजन कार्यों में शिक्षकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो, या फिर ऑप्शन बी है शैक्षिक कार्यों में नवीनता हो, या फिर ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम विकास हो, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षक कार्यक्रम की उपयोगिता हो? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा कि श्री जोशलीन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में किस बिंदु को महत्वपूर्ण उठाया? तो पाठ्यक्रम नियोजन में कार्य में शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, है ना। कि जब भी आप सिलेबस बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें किस पे, ग्राउंड लेवल पे जो टीचर काम कर रहा हो, इसका जो है एक इम्पोर्टेंस इसको दी जाए, ऐसा श्री जोशलीन ओवन ने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजन में कहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सेलर एवं अलेक्जेंडर ने शिक्षकों के से कौन से गुणों की अपेक्षा की है? शैक्षिक विषयों में नवीन प्रवृत्तियों के प्रति सजगता से, अक्षा मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक विकास से, स्वास्थ्य प्रकृति से, या फिर उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बोलिए।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ से आपने 49 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, चलो ये आज का आपका 50वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था किससे मिलकर के बनती है? शिक्षा व्यवस्था किससे मिलकर बनती है? जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, बत बोलो। तो भैया शिक्षा जो व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है वो इन तीनों से मिलकर के बनते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो यहाँ से आपने 50 क्वेश्चन हालांकि अभी कर लिए हैं। इन 50 में से किसके कितने सही हुए जल्दी 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 बता दो, बताओ फटाफट से। और इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ये नहीं कि भाग जाइएगा। अब देखो कमेंट सेक्शन में भी और लाइव सेक्शन में भी हमने आप लोगों के लिए ये जो लिंक पिन कर रखी है ना, यही आपके पेपर 3 के MCQs हैं। क्या है, देखो एक हम आपको आज भी बता देना, 1 जून से ये जो MCQs वाली PDF है ना, सिर्फ इनके प्राइस में इंक्रीमेंट होना है। अगर आपको लेना है तो ले लो, बाद में ये मत कहना अरे मैम पहले तो इतने की थी अब इतने की होगी। मैम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन में कोई चेंजेस होते हैं तो मैडम के हाथ में नहीं है वो, बस आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, हर बातें आपसे हम नहीं शेयर कर सकते हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं, पब्लिकली चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं ज़्यादा, है ना। तो देखो PG पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, मेरा मुंह ना खुलवाइए, सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा PG पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको कुछ भी व्यक्तिगत अगर पूछना है, आपके जीवन में भी हम कहते हैं कोई समस्या है ना, तो भी आप हमसे इंस्टाग्राम पे कंसल्ट करिए, मैं आपको अच्छे से जवाब भी दूंगी, है ना। और कह सकते हैं कि जब भी समय मिलेगा, बस ये होता है कि किसी का 1 दिन में मैसेज सीन हो जाता है, किसी का 2 दिन में, समय के ऊपर है वो, है ना। तो आप हमसे अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, आपकी डेली लाइफ कोई इश्यूज़ हैं, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी। और अभी हमने आपको वो PDF दिखाई दी है कि आपको कैसे लेना है, क्या करना है। भैया पेपर 3 फ्री सब चीज़ का कोर्स है हमारे पास, लेना हो तो ले सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नहीं बताना भूलिएगा। इसके अलावा और भी समझो बातें, क्या और बातें ये समझो कि सुबह जो आपकी 10 बजे ये क्लास चल रही है पेपर 3 की, ऐसे ही चलती रहेगी। शाम को आपकी 4 बजे पेपर 1 की क्लास चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। जैसे ही आपकी पेपर 1 की ये लास्ट यूनिट चल रही है जो ख़त्म होगी, वैसे ही हम आपकी पेपर 2 की क्लास उसी समय में यानी कि शाम के 4 बजे ही शुरू कर देंगे। आप लोगों के लिए हम एक टेस्ट सीरीज़ लाना चाहते हैं, जिसको हम 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, है ना, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन रैपिड क्वेश्चन सीरीज़ लाना चाहते हैं, जो सिर्फ एकदम जैसे टी टाइम सीरीज़ नाम दे देंगे उसको हम, कि चाय पीते पीते आप उसको देख लो, 10 मिनट में एकदम 20 क्वेश्चन करवा देंगे हर एक चैप्टर के। क्या कहा, हर एक चैप्टर से 1 जून को इसी यूट्यूब चैनल पे। और तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप हमें टाइमिंग ज़रा सजेस्ट करिए कि वो क्या टाइमिंग हो, है ना। तो ये एक हमारा मतलब ये उद्देश्य है कि आपके हिसाब से चीज़ें बेहतर तरीके से हो पाए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।